नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या परिवर्तन भारत में लेकर के आती है, जिसमें कि इंडियंस को इंक्लूड किया जाने लगता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। 1861 में काफ़ी नई काउंसिल्स बनाई जाती हैं प्रोविंसेस की। फिर 1861 की एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट 1892 में एक नया एक्ट लेकर के आते हैं, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब 1892 का जो एक्ट आता है, चूंकि 1858 के बाद से आप लोगों को पता है कि क्राउन रूल हो जाता है इंडिया में, और फिर ये इंडियंस को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी लेजिस्लेशन को फ्रेम करने के लिए इंडियंस को भी अब अपने साथ बैठाने लगते हैं, जिसमें कि 1861, फिर 1861 के बाद 1892 का जो एक्ट आता है वो क्या करता है कि ये इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो इंडियंस होते थे उनको ये नॉन ऑफिशियल कहते थे। अगर किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसमें अगर ये भारतीयों को जगह देते थे तो उन्हें नॉन ऑफिशियल कहते थे, और जो पहले से ही अंग्रेज वहां बैठे हुए हैं उन्हें ऑफिशियल मेंबर्स कहा जाता था। तो 1892 का जो काउंसिल एक्ट था उसने सबसे पहले इंडियंस की, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी। कहां पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी सीएलसी और पीएलसी, इन दोनों जगह पे इंडियंस का नंबर और बढ़ा दिया गया। मतलब इन काउंसिल्स में और ज्यादा इंडियंस को जोड़ लिया गया। अच्छा, इसके बाद फिर ये प्रोविजन, इसमें जो दूसरा आता है वो ये रहता है कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन बढ़ा देता है। पहले लोग केवल आम मुद्दों पे, जो इंडियंस बैठते थे वो केवल आम मुद्दों पे कि हाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी कर दी जाए और स्कूल्स वगैरह ऐसे होने चाहिए, मतलब छोटे मोटे मुद्दों पर ही केवल इंडियंस अपनी राय रखते थे। लेकिन अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिसमें इंडियंस बढ़ गए, उनको ये भी पावर दे दी गई कि अब ये बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो दीज काउंसिल्स गॉट द राइट टू डिस्कस बजट। पहले पैसे वैसे के मामले में इन लोगों की राय नहीं ली जाती थी, जहां पैसे से रिलेटेड कोई काम होता था। लेकिन 1892 ने इसका एक फंक्शन और ऐड कर दिया था, या आप कहिए पावर और थोड़ा सा बढ़ा दिया कि अब इन लोग डिस्कस कर सकते, मतलब केवल डिस्कस कर सकते हैं बजट को। फिर उसके बाद वॉइसरॉय जो था वो अपनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जिसे इंडिया काउंसिल भी कहते थे, तो वॉइसरॉय जो था वो अपनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकता था। ठीक, वो जो नॉमिनेशन होता था वो होता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी प्रोविंसेस में, जैसे वेस्ट बंगाल, सिंध, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये जो प्रोविंसेस थी, यहां का जो, यहां से रिकमेंडेशन मिलती थी, यहां का गवर्नर जो होता था वो वॉइसरॉय को रिकमेंड करता था कुछ लोगों के नाम, और वॉइसरॉय फिर उन लोगों में से कुछ लोगों को अपनी काउंसिल में, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करता था। ठीक, उसी तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, जमींदारी एसोसिएशन, ये सारे लोगों के रिकमेंडेशन पर प्रोविंसेस में गवर्नर कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पर वॉइसरॉय अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकता था। ठीक, तो ये हो गया, ये तीन बेसिकली मोटे मोटे तौर पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत चेंजेस लाए गए थे। अब उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1909, यानी काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को हम लोग ज्यादा फेमस तरीके से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी थे, ठीक, और ये जो मिंटो थे ये वाइसरॉय थे।